नमस्कार, मैं रितेश बोरकर महाराष्ट्र T24 की खास मुलाकात में आज हमारे साथ में है महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश आर्य, जो हमेशा नागपुर में चर्चा में रहते हैं। आइए उनसे कुछ सवाल पूछते हैं हम लोग। वेद भैया, पहली बात तो आपका हमारे स्टूडियो में उसके लिए आपका स्वागत है। वेद भैया, अभी हमेशा आपको देखा गया कि आप महानगर पालिका चुनाव में आप नगर सेवक भी रहे हुए हैं और कहीं ना कहीं और हमेशा चर्चा में रहते रहे। अभी 2021-22 का चुनाव आ रहा है, उसमें क्या लगता है, क्या भूमिका रहेंगी आपके राष्ट्रवादियों की? अभी जो 2022 का जो महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे सभी सीटें लड़ेगी चुनाव। और राष्ट्रवादी को बढ़ाने के लिए नागपुर शहर में हमारे देश के नेता और भंडारा गोंदिया के सांसद प्रफुल्ल भाई पटेल और हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब और हमारे जो पार्टी के पूरे सभी पदाधिकारी सदस्य हैं, करीब हम 3 माह से लेकर, यानी ऐसा कहिए कि इतने सक्रिय हैं कि डोर टू डोर कार्यकर्ताओं के घर में जा रहे हैं, पदाधिकारियों के घर में जा रहे हैं और संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में जयंत पाटिल साहब, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वे भी नागपुर में आए थे और उन्होंने रिव्यू लिए थे और उसमें काफ़ी संख्या में जो पहले हमारी जो पक्ष में जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी बहुत कम थे, नहीं के बराबर। और ये बात उन्होंने जो जैन कलार भवन में कार्यकर्ताओं से बैठक ली तो वो हाल छोटे लगे। एक्चुअली हमारे यहाँ अभी काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी आभा पांडे ने भी प्रवेश किया आपकी इसमें, अपक्ष खड़ी थी, वो भी राष्ट्रवादी में आई है। हाँ, जैसे आभा पांडे आई, एक हमारा पक्ष नेचुरली है, वो एक प्रभाग में 4 के प्रभाग में नगर सेविका चुन के आई, उससे पक्ष मजबूत हुआ है। और भी कई जो नगर सेवक है, एग्जिस्टिंग नगर सेवक, और कुछ समझ लीजिए आजी माजी नगर सेवक हैं, वह भी हमारे टच में है। और 22 की तैयारी आपकी चालू हो गई है? 22 की तैयारी हमारी बड़े पैमाने पे तैयारी है। और मज़े की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कई नगर सेवक हैं हमारे टच में हैं, वह एक्चुअली नवंबर-दिसंबर में हमारे पक्ष में बहुत बड़े पैमाने पे आए। आपने अभी कहा कि बीजेपी के कोई नगर सेवक और भी कुछ कार्यकर्ता आपके पार्टी में आ सकते हैं, आपके टच में, आपके कहने, लेकिन आपने पहले ये भी कहा कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ तो शिवसेना भी है अभी महाराष्ट्र में। देखिए, हम आज की तारीख में जो हमारे नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, क्योंकि क्या है, हम लोकसभा भी नहीं लड़ते हैं, विधानसभा भी नहीं लड़ते हैं, तो हमने अपने नेताओं के सामने यह बात रखी है कि हम ये बात जो भी होगा, हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे और हम अपनी तैयारी का अच्छे ढंग से करेंगे, और ताकि आने वाले जो कारपोरेशन के चुनाव में हमारे अधिक से अधिक नगर सेवक चुन के आना। लेकिन कैसे आएंगे महाराष्ट्र में? आप तो शिवसेना और कांग्रेस के साथ में अलायंस है आपकी तीनों, तो कैसे आप ये करोगे? देखिए, और कैसे चुन के आओगे आप? देखिए, वो एक अलग बात है, ये वो महाराष्ट्र का चुनाव है, पर यहाँ पर ऐसा है कि आज हमारे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? अगर हमको संगठन मजबूत बनाना है, उसकी कुछ ना कोई पॉलिसी बनाए होंगे कि क्या यहाँ पर बीजेपी शिवसेना के लोगों को यहाँ से सीट देंगे, कांग्रेस के यहाँ से सीट देंगे, राष्ट्रवादी के यहाँ से उम्मीदवार खड़े कर, ऐसा कुछ तो कुछ प्लानिंग हुई होंगी ना आपकी? नहीं, अगर यहाँ पर फिर अगर देखेंगे तो फिर महानगर पालिका में फिर बीजेपी प्लस हो जाएगी। अगर आप अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, कांग्रेस अपने उम्मीदवार करते हैं, शिवसेना अपने, तो ये तो आपकी जो अलायंस चल रही है तीनों, तो ये तो टूटना चालू हो जाएगा। देखिए, 2002 में भी आपको बताऊं, हम 3 का प्रभाग था, उस समय अकेले चुनाव लड़े थे, सिंगल। उस समय भी हमारे करीब 12 नगर सेवक चुन के आए थे, 3 का। अभी तो शायद 1 या 2 का होगा, जो भी होगा, जो राज्य सरकार डिसाइड करेगी। पर हमें यकीन है कि क्योंकि हमने पहले तो अपनी मजबूती लाना जरूरी है, हमको ये आकलन हो जाएगा। अब जैसे कुछ नगर सेवक ऐसे हैं जो हमारे पक्ष में आ गए, ऐसा लगता है जैसे आभा पांडे आई है, वह 100% सीट निकालेगी और हो सकता है 1-2 आजू बाजू में निकाल ले। अगर हमारे नागपुर शहर में 20-25 भी नगर सेवक चुन के आ जाते हैं
सिर्फ राष्ट्रवादी के। तो यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी और उसके बाद भविष्य में हो सकता है हमारा विधानसभा का भी दरवाजा खुल जाए, जो आज हम विधानसभा आज तक के आपको महाराष्ट्र नागपुर में तो नहीं मिली सीट, नहीं मिली है, तो हो सकता है वो नगर सेवकों के आधार पे हम एक अपना दावा कर सकते हैं आगे चल के युति में। लेकिन मेरे को बताइए, अभी आप बोल रहे कि हमारे 20-25 नगर सेवक चुनकर आ जाएंगे, तो कांग्रेस भी सोचेगी कि हमारे भी नगर सेवक चुन के आना चाहिए, शिवसेना भी सोचेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा तीनों में फिर? देखिए वो तो बात की बात है, पहले अपनी स्थिति तो मजबूत हो जाए, वो उस समय जो सिचुएशन रहेगी, जो हमारे वरिष्ठ नेता निर्णय लेंगे उसके आधार पर। नागपुर में इसके पहले भी राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने अपनी सीट इसलिए गंवाई, एक आमदार का कहना था कि भैया यहाँ से मेरे लोगों को ही सीट मिलना चाहिए, तो उस समय कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए, राष्ट्रवादी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसके वजह से राष्ट्रवादी को भी हारना पड़ा, अपना क्लाइंट गंवाना पड़ा, कांग्रेस को भी गंवाना पड़ा, और उसका फायदा बीजेपी को हुआ। देखिए यही सिचुएशन अभी फिर आने वाली दिख रही है मेरे को 2022 में। नहीं, उस समय कैसा था, ये 2014 की जो आप बात कह रहे हैं, 2011-12 से लेकर जो तय हुआ था, वो उसमें क्या था, मोदी लहर एक इतनी थी, बीजेपी की लहर चालू हो गई थी। उस समय जो हमारा यूपीए गवर्नमेंट थी उसकी थोड़ी नेगेटिव लहर थी, उसका फ़ायदा नेचुरली इनको मिला। पर आप देखिए जो महाराष्ट्र में सिचुएशन बनी है, जो भी, या एमपी में बनी थी, राजस्थान में बनी थी, वो तो ठीक है, इन्होंने गठजोड़ करके तोड़फोड़ करके पैसे के भरोसे में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ की, वो एक अलग विषय है। परंतु आज जो जनमानस है, लोगों का जो व्यू दिखाई दे रहा है, जैसे किसान लोग हैं, किसान आज लोग 4 महीने से लेकर वहाँ पर आंदोलन पर बैठे हैं, और नागपुर शहर के जो हमारा आसपास में है वो किसान लोग ज़्यादा हैं और उनकी खेतीबाड़ी आजू बाजू के गाँव में है, तो उसका इफेक्ट और उनका जो फायदा मिलेगा। अभी आपने किसान की बात की है, तो महाराष्ट्र के नेता कहाँ गए? राष्ट्रवादी और कांग्रेस के नेता कहाँ हैं? किसानों के मुद्दे कहाँ उठा रहे? अब जैसे आपके गृह मंत्री देखो, उनको कोरोना हो गया है, कितने दिनों से आज दिल्ली पे बैठे हुए किसान, लेकिन महाराष्ट्र के नेता जो है आपके राष्ट्रवादी और कांग्रेस के, मैं तो बोलूंगा खास, वो कहाँ दिख रहे हैं आपको? कोई तो दिख रहा है कि उनके आंदोलन को लेके उनको मदद कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है? ऐसे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए आप लोकसभा में देखिए, सुप्रिया सुले ने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया एक किसानों के फेवर में, पवार साहब ने खुद खुला समर्थन दिया। तो क्या है एक्चुअली वहाँ पे कैसा है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो उनका ये कहना है कि कोई राजनीतिक पार्टी हमारे बीच में इन्वॉल्व नहीं होगी, आप समर्थन देना चाहे तो समर्थन दे सकते हैं, इसलिए हमने बाहर से समर्थन दिया। कल चल के फिर वहाँ पर हमने जाना, उनको लगेगा कि ये राजनीति कर रहे हैं, और मोदी सरकार पहले ही उन पर आरोप लगा रही कि इनके पीछे राजनीतिक पार्टियों का हाथ है, वो उकसा रहे, इसलिए हमारा बाहर से समर्थन। चलो ये तो किसानों का मुद्दा हो गया, लेकिन आज नागपुर शहर के अंदर, महाराष्ट्र में, पूरे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए। लेकिन 2014 के पहले हमने देखे थे, जिस तरीके से पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव जैसे 40 पैसे 30 पैसे बढ़ते थे, तो एक बीजेपी का एक बड़ा उनका एक आंदोलन देखा जाता था, पेट्रोल महंगाई को लेके, डीजल को लेके कम करने के लिए रोड पे आ जाते, ग्राउंड लेवल पे आंदोलन करते थे। लेकिन उस तरीके का आज पेट्रोल 100 के पार हो गया है नागपुर शहर में, फिर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस हो गए, ये कोई उनका विरोध जिस तरीके से करना चाहिए, है ना, मेरा कहना है, जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे बीजेपी करती थी, उस तरीके से आप लोगों का नहीं दिख रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, पूरे देश में गैस और पेट्रोल के ऊपर में बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन हो रहे हैं। उसमें क्या है, अब लोगों तक हकीकत इसलिए नहीं जा रही है कि आप बुरा मत मानिए, गोदी मीडिया इतनी बढ़ गई है कि उसकी जो रिपोर्ट है एक्चुअल नहीं जाती है। आज 4 महीने से किसान लोग बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, जो लाखों की तादाद में कर रहे हैं, उनका कहीं कहीं दिखाई देता है क्या? कुछ जगह पे उनका दिखाया जाता है या सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है। आज लोगों में बहुत विरोध है। यही मोदी जी थे 2014 के पहले जब विपक्ष में थे, 50 पैसा पेट्रोल का, डीजल का रेट बढ़ता था या गैस की रेट बढ़ता था थोड़ा, तो ये बहुत भड़क जाते थे। परंतु चुनाव जीतने के लिए तो मैंने सुना हूँ कि लोग झूठ बोलते हैं, भाई चुनाव में एक बार सत्ता में आ जाए, हम झूठ बोल के सत्ता में आ जाएंगे। परंतु ये मैंने पहला प्रधानमंत्री ऐसा देखा है जो हमारे देश का चुनाव जीतने के बाद भी झूठ बोलता है। यह बहुत बड़ी बात है। झूठ कौन था बोले? ये झूठ है कि रेट ही नहीं बढ़े। अरे रेट नहीं बढ़े, अब 60 उन्होंने ऐसा कभी ये नहीं बोले कि रेट नहीं बढ़े, रेट बढ़े, लेकिन इसकी जवाबदारी भी कांग्रेस है, उनका ऐसा कहना था। हाँ, वो कहते हैं
कांग्रेस है। मुझे बात बताइए, कांग्रेस के ज़माने में $130 बैरल था इसका क्रूड ऑयल का, और अभी $63 क्रूड ऑयल के बैरल का रेट है, यानी आधे से भी कम है। और जबकि उस समय हम पेट्रोल देते थे 60 से 70 रुपये लीटर था, और आज 100 के ऊपर हो गया। आधे दाम होने के बाद आज हमको कम से कम 35-40 रुपये यानी लीटर डीजल और पेट्रोल मिलना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री झूठ नहीं, यानी स्टाइल से चालाकी से झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, उनमें कैसा है, बोलने की टोन ऐसी है। अब इतने बड़े हमारे प्रधानमंत्री जी है, यानी बोलने में, रोने में, धोने में आडवाणी के भी पाँव पकड़ लिए। आडवाणी कहाँ है पता नहीं है, आजकल गडकरी जी के पाँव खींचना शुरू है। अब तो क्या कहना है, बड़े लेवल की राजनीति की बात हो गई। अब आते अपने नागपुर शहर के इसमें, जो कि आप हमेशा पहचाना गया है कि आप जब नगर सेवक थे उस समय भी आपका एक समस्या को लेकर हम हमेशा लड़ते थे। अभी भी आप उपोषण के लिए बैठे थे पानी की समस्या के। वो उपोषण भी आप ही के ही नेता लोगों ने आपको उपोषण तोड़े, लेकिन वो अभी भी वो जो समस्या जो थी वो हल नहीं हुआ। देखिए, ये पानी का आंदोलन जो है, मैं करीब 15 साल से लड़ रहा हूँ, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, 2007 से लेकर लड़ रहा हूँ। तो अभी मैंने जो आंदोलन किया था, आपका प्रश्न यह है कि हमारे नेताओं ने मुझे आकर उठाया। मैंने, देखिए, ये चुनाव जब मैं आंदोलन पे बैठा तो मैंने आयोग को पत्र दिया, 2 बार महापौर जी से मिला। महापौर को देने के बाद, पत्र देने के बाद डेपुटेशन दिया, बड़ी संख्या में हमारे पार्टी के लोग चले थे। उसके बाद अलग से पत्र दिया, परंतु उन्होंने किसी तरह का ध्यान नहीं दिया। उसका कारण यह है कि वो इसलिए ध्यान नहीं देंगे, वह जो प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया है OCW, यह इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की कंपनी है। अब वो भारतीय जनता पार्टी की यह कंपनी उन्हीं की कंपनी है, तो वो उसके विरोध में जा नहीं सकते। कारण क्या है कि अगर उनके विरोध में जाएंगे तो 2022 का चुनाव हारेंगे, फंडिंग कौन करेगा? आखिर उनकी वही कंपनी है, फंडिंग उनको करती है, तो उसके खिलाफ में बोलने की इनकी ताकत नहीं है। आपका कहना है ये OCW जो है बीजेपी की कंपनी है। हाँ, पर ये तो OCW तो कांग्रेस के समय थे। नहीं, OCW 2012 में आई, 1/4/2012 को, और 2011 में उसका वर्क ऑर्डर हुआ। और आप देखिए 2007 से लेकर अभी 2021 तक भारतीय जनता पार्टी की है। ये भी खुलासा कर दो, जब बीजेपी की OCW किसी नेता का होगा या किसी उनके नज़दीक वाले का, किसका हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बीजेपी बेवलिया करके कंपनी थी, बेवलिया और विश्वराज, इसके जॉइंट वेंचर में बना के OCW बनाया गया, ऑरेंज सिटी वाटर लिमिटेड। इसमें अगर रजिस्टर ऑफ कंपनी का रिकॉर्ड देखेंगे तो 2000 से लेकर 2007 तक जो पूर्व महापौर थे हमारे नागपुर शहर के, वो उसमें डायरेक्टर थे। कौन थे महापौर? पूर्व महापौर, आप समझ गए? पूर्व महापौर तो कई हो गए, चले गए, भी बीजेपी में कई महापौर निकल गए। अभी भी दयाशंकर तिवारी इस्तीफा दिए, कई महापौर जा रहे हैं। तो कोई तो महापौर होगा कि जिसकी वो संस्था है, जिसकी वजह से OCW चल रही है। उसने क्या किया, उसने बाद में ये कंपनी को ठेका देना था, किसको? OCW को। तो उसने 2007 में रिजाइन किया वहाँ से, ROC से। अच्छा, मजे की बात बताइए, जो पायलट जोन था जो 2009 में शुरू हुआ, 2007 या 8 में शुरू हुआ, जो 8 में धर्मपेट जोन था पायलट जोन, उसका भी ठेका बेवलिया को मिला। और उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो ठेका था, जहाँ पानी ट्रीट होता है, शुद्धिकरण होता है, उसका भी ठेका वेवलिया को मिला। 2012 का ठेका भी वेवलिया और विश्वराज को मिला। तो मुझे बात, महापौर के लोग पूरी सेटिंग है। आप महापौर अपन एक हिसाब से आपका कहना है ये महापौर की कंपनी है, उसके पीछे बीजेपी वाले हैं, पूरे बड़े बड़े नेता है। ये क्या, एक भी नेता का जैसे सामने देखिए, एक 2007 की बात, देखिए, यही बीजेपी थी, पहले प्राइवेटाइजेशन का विरोध करती थी। आज ये 100% प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको खून लग चुका है। इन्होंने छोटी लेवल पे पहले आजमाइश की नागपुर में, छोटी लेवल पे क्या, आज पूरे देश में देखिए रेलवे, ये मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, पर इन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन करके आज 25 साल का ठेका दे दिया OCW को। अब 25 साल तक इनकी ज़िंदगी यहाँ चलते बैठेगी। तो ये पूरा, ये फार्मूला, नागपुर का फार्मूला पूरा देश में यूज कर रहे हैं।
यहाँ लेते एक ब्रेक। लेकिन जो महानगर पालिका के जो मुद्दे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि महापौर ये इस्तीफा देके एक OCW को बढ़ावा दिए, वो आज भी OCW को टेंडर आज भी चल रहा है। ब्रेक के बाद इसी विषय को लेकर आगे चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र का पहला और देश का छठा रोबोटिक रेस्टोरेंट अब नागपुर में, जहां रोबोट करेंगे आपको सर्व, साथ ही साथ मिलेगा इंडियन, चाइनीज और तंदूरी व्यंजनों का स्वाद और मजा। नागपुर का पहला ऐसा रेस्टोरेंट जहां रोबोट करेंगे आपकी खातिरदारी। स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ उठाइए अंतरिक्ष की दुनिया का लुत्फ और बनाइए अपने लम्हों को और भी खास। रोबोट 2.0 रेस्टोरेंट के साथ हमारा पता इटर्निटी मॉल, 2nd फ्लोर, सीताबर्डी, नागपुर। ब्रेक के बाद फिर हम वेद प्रकाश आर्य से ये पूछेंगे कि ये एक वेद प्रकाश आर्य जी एक ऐसे नेता था, जब नगर सेवक थे एक बहुत धड़ाकेबाज और हमेशा मुद्दे रखते थे, और आज भी नगर सेवक नहीं रहने के बाद भी आम जनताओं के मुद्दे सामने लेकर आते हैं। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे फिर वहाँ से OCW में कौन थे महापौर थे जिनका OCW और उनके साथ और कौन लोग थे बीजेपी के, उनके नाम बताइए आप। देखिए 2000 से लेकर 2007 तक जो पूर्व महापौर है संदीप जोशी, वह विश्वराज कंपनी के विश्वराज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के सदस्य थे, डायरेक्टर थे, और उन्होंने 2007 में वो विश्वराज से इस्तीफा दिया और वो ठेका बाद में 2012 में OCW यानी बेवलिया और जॉइंट वेंचर में विश्वराज कंपनी, इन दोनों कंपनी ने मिलकर ठेका दिया। तो यह एक बड़ी पैमाने पर साजिश थी, और जो उसका ROC के जब मैंने डॉक्यूमेंट देखे तो दंग रह गया कि यह जो हम पहले सुनते थे कि यह भारतीय जनता पार्टी की कंपनी है, वह सच साबित हुआ। और यह इतने बड़े पैमाने पे घोटाला है कि हर महीने में करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान महानगर पालिका उठा रही है। आपका कहना है कि संदीप जोशी ने पहले महापौर आने के पहले पहले कंपनी से इस्तीफा दिया। हाँ। आपका सीधा सीधा आरोप है ये? इसके कुछ पुरावे आपके पास है? हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंट सब पूरे। आप अच्छा नेट पे चले जाइए, आप नेट पे चले ROC में यानी टाइप कीजिए। इस्तीफा देने का भी एक रीजन होगा उनका कि मैं इस्तीफा देके अपनी कंपनी को फायदा दूं। फायदा। और आज के आज भी उस कंपनी में है क्या? नहीं, इस्तीफा देने के बाद आज नहीं है, पर उस समय थे। तो नेचुरली है ना, वो कंपनी को 2007 में तो महापौर संदीप जोशी नहीं थे। नहीं, उसके बाद थे, पर उस समय कारपोरेशन में तो थे ना। 2002 से लेकर वो कारपोरेशन में थे। महापौर का भी नाम लिया आपने। हाँ, महापौर भी थे। माजी महापौर कौन थे? माजी महापौर संदीप जोशी। और उसके पहले और कोई? नहीं, संदीप जोशी थे। उसका क्लियर नाम है, टाइटल है। और इनके बाकी हो सकता है ना कई स्लीपिंग पार्टनर होंगे, जरूरी थोड़ी है कोई अब अगर आपने इतनी जानकारी डिटेल निकाले, हाँ, स्लीपिंग पार्टनर के भी नाम हो सकते हैं। स्लीपिंग का देखिए पुरावे नहीं है ना, पुरावे नहीं रहने से अपन ये पुरावा आपके पास है संदीप जोशी का पुरावे आपके पास है? पुरावा है। लेकिन OCW को लेकर आप फिर अभी अनशन पे बैठे थे। हाँ, क्या हुआ उसका? देखिए मेरा उसमें यह मुद्दा था कि जब महानगर पालिका कारपोरेशन में स्वयं पानी देखरेख वितरण का काम करती थी, तो उस समय महानगर पालिका 10-11 में 3 करोड़ रुपए फायदे से थी। मेरा कोई किसी से व्यक्तिगत नहीं है, मेरा टू द पॉइंट क्वेश्चन है। महानगर पालिका फायदे में थी। ठीक। अभी देखिए वो 1/4/2012 से लेकर उसका निजीकरण हुआ OCW के पास, आज करीब 9 साल हो गए, 8 साल कंप्लीट हो गए, 9वां साल अभी शुरू होगा। तो महानगर पालिका आज करीब 700 करोड़ रुपए घाटे से है। जो कंपनी फायदे से थी वो आज 700 करोड़। महानगर पालिका पहले फायदे में थी, अभी नुकसान में है, और वो OCW के कारण। और उस समय जब UPA गवर्नमेंट थी तो हमने 1500 करोड़ रुपए लेके दिए थे महानगर पालिका को और NIT को, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 572, 1900 और बाकी जगह पूरे नागपुर शहर में सुधार के इम्प्लीमेंट करके पानी बढ़ाया 110 MLD। और हमने जब ये तैयारी हो गई तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो उसके बाद तो हमारा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था। आज हमारा न रेवेन्यू बढ़ा है, न नागरिकों को पानी ढंग से मिल रहा है। ठीक है, नागरिकों को अगर पानी ढंग से मिला रहता, 24 घंटे पानी मिला रहता तो हम समझ सकते थे, चलो भाई ठीक है। परंतु आज न पानी ढंग से मिल रहा, न महानगर पालिका का फायदा है,
इतने बार आंदोलन करने के बाद, भूख हड़ताल करने के बाद, ये बीजेपी के जो महापौर है, पदाधिकारी है, उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। मैं भूख हड़ताल पर बैठने के बाद 3 दिन तो उसके भूख हड़ताल तो आप ही के नेताओं ने आपका भूख हड़ताल तोड़े, क्या करें? लेकिन भूख हड़ताल तो तोड़े, लेकिन उसका सॉल्यूशन कहाँ निकला? नहीं, कुछ तो सोचोगे इसका। अगर इतने भूख हड़ताल आपका तोड़ रहे अभी के नेता लोग आके, तो उन्हें कुछ आश्वासन देंगे, अगर इतने महीने इतने दिनों तक अगर नहीं होता है तो अपन फिर आंदोलन करेंगे। देखिए, उन्होंने हमारे जो पक्ष के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और अनिल देशमुख साहब आए थे, तो उस समय उन्होंने मेरे को आश्वासन दिए कि, और मनपा आयुक्त को भी बुलाए थे कि आप इसकी हमको रिपोर्ट भेजिए, और जयंत पाटिल ने बोला कि हम इसकी इंक्वायरी के लिए आपके पास जो भी है वहाँ पर डेप्यूट करके शासन की तरफ से इंक्वायरी करवाएंगे। बीच में क्या हो गया कि जयंत पाटिल साहब को भी कोरोना हो गई है और अनिल देशमुख साहब को भी कोरोना हो गई, और वो प्रदेश के कुछ कार्यक्रम में थे। मुझे थोड़ा समय देना तो पड़ेगा, समय देने के बाद नेचुरली, पर ये मुद्दा ये ख़त्म नहीं हुआ है, यह ख़त्म अगर। लेकिन एक बात मेरा एक है, पानी की जो समस्या है अपने नागपुर शहर के अपन चल रहा है, क्योंकि अपन नागपुर शहर के विषय पे चर्चा चल रही है। नागपुर शहर में आबादी भी वैसी बढ़ रही है, तो आपको नहीं लगता कि आबादी भी बढ़ रही है तो पानी जो लेवल पे, आज जो लेवल पे जितने लीटर अपने को चाहिए, अब और संख्या बढ़ती जा रही है, तो और पानी लगते जा रहा है। आपको तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका को भी इसकी तकलीफ होती होगी कि पानी एकदम से इतना कहाँ से लाए। नहीं, आपको एक बात बताऊं, इसमें बहुत बड़ी साजिश है। देखिए, अगर साजिश मैं आपको समझाता हूं, बढ़ने में नहीं साजिश है, आप सुन लीजिए। हाँ। कैसा है, नागपुर में पानी बहुत है, 135 लीटर एक आदमी को पानी लगता है। कितनी 25 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 250-300 mld पानी लगेगा, और हम पानी देते हैं 650 mld। आपको ये भाषा MLD नहीं समझेगी, मैं सिंपल एक आपसे बात पूछता हूँ जो आम जनता को समझ सके। कनान गोरेवाला सबसे पास में है उत्तर नागपुर। हाँ। उत्तर नागपुर में आज भी पानी, वहाँ पर गटर लाइन का पानी आता है। मैक्सिमम इलाके में मागास वर्गीय समाज के लोग रहते हैं, OBC समाज के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा स्लम उत्तर नागपुर में है। धर्मपेट में वहाँ पानी बराबर पहुँचता है। धर्मपेट कितना दूर है कनान से और गोरेवाड़ा से? वहाँ का कभी मोर्चा नहीं आता, रामदासपेट का कभी मोर्चा नहीं आता। कभी भी उत्तर नागपुर का मोर्चा देखेंगे, दक्षिण नागपुर का मोर्चा देखेंगे। मुझे बात बताइए, कितने पास कितने दूर वाली बात है, वहाँ पर पानी नहीं आता है। यह मैं आपका सीधा सीधा एक आरोप है, हाँ, कि उद्योग धर्मपेट और सिविल लाइन एरिया के लोग मोर्चा लेके नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे पानी मिलता है, ऐसा कहना है। हाँ। और ये स्लम एरिया रहने के कारण इनको अनदेखी किया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर पानी नहीं दिया जा रहा है। जानबूझ के किया जाता है वहाँ पर, मेरा खुला आरोप है, और मैं उनको प्रूव करके दे सकता हूँ कि ये जानबूझ के हमारे उत्तर नागपुर में पानी नहीं देते हैं। और दूसरी चीज़ है, जिस दिन मैं भूख हड़ताल पे बैठा, आपको उदाहरण देता हूँ, जिस दिन मैं भूख हड़ताल पे बैठा उसके 2 दिन पहले मैंने अनाउंस किया था कि भूख हड़ताल पे बैठूंगा, तो कबीर नगर वगैरह के इधर के लोग आ रहे थे, काफ़ी इलाकों के लोग, वो बता रहे थे, अरे साहब हमारे यहाँ इतना पानी आ रहा है कि हम यानी अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये 2-4 दिन में पानी कैसे बढ़ा, एक प्रश्न उठता है। ये जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और टैंकर लॉबी हावी है। और टैंकर लॉबी में कैसा है, टैंकर लॉबी में मैक्सिमम जो टैंकर है, पर्दे के पीछे स्लीपिंग पार्टनर है, कई नगर सेवक है, कई आमदार है, कई बड़े बड़े पदाधिकारी है। टैंकर मुक्त की बात तो बीजेपी सरकार ने की थी, हाँ। नागपुर में टैंकर मुक्त किया जाएगा, लेकिन आज तक टैंकर मुक्त तो हुआ नहीं है। देखिए, जब महानगर पालिका चलाती थी, स्वयं चलाती थी, तो उस समय मई महीने में हमारे पास 210 टैंकर लगते थे, और आज की तारीख में 450 टैंकर लग रहे हैं। तो कहाँ सक्सेसफुल है ये 24/7 OCW? तो ये महापौर जी के पास मैं प्रश्न लेके गया कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए और बता। महापौर जी कहते हैं कि मैं इसकी रिपोर्ट लूँगा OCW वालों से, कारपोरेशन के अधिकारियों से। अरे 4 बार तुम महापौर बने, विद्वान हो, 5-5 घंटे वहाँ पर भाषण देते हो हाउस में, तुकाराम मुंडे जैसे ईमानदार अधिकारी की ऐसी तैसी कर देते हो, परंतु तुमको नागपुर शहर में पानी की समस्या के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।
मैं यह चाहता हूं कि ऐसे महापौर को इस पद पे रहना ही नहीं चाहिए, ऐसे निष्क्रिय महापौर को तुरंत हटाना चाहिए। ये या तो ये साजिश कर रहे हैं, इनको या तो झूठ बोल रहे। आपने जो उत्तर नागपुर की बात की है, उत्तर नागपुर से आप बिलोंग करते हैं, उत्तर नागपुर के लिए आपने नगर सेवक भी रह चुके, उत्तर नागपुर के लिए आप समस्या लेके जाते हैं। उत्तर नागपुर में 2014 के पहले भी कांग्रेस के आमदार थे, 14 के बाद बीजेपी के आमदार आए, उसके बाद फिर आज कांग्रेस के आमदार है। तो कांग्रेस के आमदार का फर्ज नहीं लगता कि अपने उत्तर नागपुर का विकास होना चाहिए, पानी की समस्या दूर करना चाहिए? इसके लिए कुछ आपने उपाय किए कि उनसे मुलाकात की? देखिए, मैंने सभी को पत्र दिया, मैंने नितिन राउत जी को पत्र दिया था और अनिल देशमुख साहब को दिया था, फिर नाना पटोले साहब को दिया था। तो नाना पटोले साहब ने वहाँ पर बम्बई में मीटिंग लगाई थी। तो मीटिंग लगाने के बाद उसका क्या हुआ रिजल्ट, उत्तर नागपुर में इन्होंने 2 वार्ड लिए। बेजनबाग टाकी से जो कनेक्टेड है, जरीपटका और बेजनबाग टाकी, बेजनबाग इलाका, वहाँ पर इन्होंने अभी 24 घंटे पानी देने के लिए वो नेटवर्क बनाना शुरू किया है। 24 घंटे तो नहीं दे पाएंगे, 4-5 घंटे पानी दे पाएंगे, पर इनका कहना है यह हम 28 फरवरी तक हम पानी ये 2 बेजनबाग कमांड एरिया में हम पानी देंगे। तो देखिए अब कितना फर्क पड़ता है। पर ये तो मेरा इलाका हो गया, ये तो मुझे समझता है कि वेद प्रकाश आर्य को खुश कर रहे, पर पूरे नागपुर के शहर का क्या, सिर्फ वेद प्रकाश आर्य को खुश करके क्या फायदा? ये पूरी जनता को मिलना चाहिए। मध्यम में भी देखा गया कि पानी पीने के पहले, नल में पानी आने के पहले वहाँ पर गंदा पानी आता है, उसके बाद आधे घंटे 10-5 मिनट के बाद साफ पानी आता है, वो भी छानना पड़ता है, और थोड़ी देर के बाद पानी बंद हो जाता है। तो वहाँ के लोगों का, ये तो आप उत्तर नागपुर के मध्यम वर्ग की भी है, तो आप लोग, मेरा ये कहना है कि महानगर पालिका के खिलाफ में ये इतनी समस्या है पानों की, तो आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस आज जो बैठे ये क्या कर रहे हैं? हाउस में देखा गया सब फाइल पास करते रहते हैं, राष्ट्रवादी के देखे मैंने, नगर सेवक बीएसपी के देखा, बीजेपी के देखे, सब समस्या आपने बराबर उनका भी कि हमारे एरिया में जो प्रॉब्लम है लोगों की, आप समस्या सॉल्व। लेकिन ये पानी की जो समस्या है इसके बारे में कोई फाइल पास करते हुए नजर नहीं आती मेरे को, नगर सेवक भी। देखिए आज क्या बहुमत पे है 15 साल से लेकर भारतीय जनता पार्टी, तो नेचुरली वो बहुमत के आधार पे वो वहाँ पर सुनवाई नहीं है, और विपक्ष ऐसा लगता है, विपक्ष बोलता भी होगा तो उसको नज़रअंदाज किया होगा। और हाउस देखा होगा आपने, हाउस में किस तरीके से विषय पास होते हैं, मंजूर 1 से 17 विषय मंजूर, विषय हाउस खत्म हो जाता है। विपक्ष में बैठ के फिर फायदा क्या? आप लोगों की समस्या सुलझाने के लिए बैठते हैं, पर लेकिन समस्या फाइल आपके पास होती है, एक रोड बनाने के लिए, पाइपलाइन डालने के लिए, इसके लिए हर चीज़ की फाइल आप पास करवाते हैं, लेकिन पानी की भी तो समस्या है पूरे नागपुर शहर में। देखिए पानी लाइन डालने से नहीं, पानी अब मेरे वार्ड में तो बताऊं कोई लाइनों की ज़रूरत नहीं थी। अभी जो इन्होंने OCW ने लाइनें डाले, मैंने रुकवाया, अभी कभी आप मेरे वार्ड में आइए, मैं बताता हूँ, एक जगह पे 3-3, 4-4 लाइन डाली हुई है। ये सिर्फ टाइम पास करते हैं कि यहाँ पे लाइन डालना है, यहाँ पे लाइन डालना है। अरे लाइन डालना क्या, अभी 10 साल पहले पानी की लाइन डाले इतनी, वहाँ पर उसको बदल के फिर से वहाँ पर 10 इंची लाइन डाल दिए। न इनके पास ब्लूप्रिंट है, न उनके पास कोई DP प्लान बना हुआ है, तो बात कैसे? ये तो पानी की समस्या जिसके लिए आप जी जान लगा रहे कि आम जनता तक के पानी जाना चाहिए, उनके घर तक के जाना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, उसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके बाद ये बात, अभी कोरोना का जो चल रहा है नागपुर में, अभी फिर पेशेंट अभी बढ़ते जा रहे हैं, उसमें महानगर पालिका तो अपना काम कर ही रही है बराबर। आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना अलायंस ये क्या कर रही है, इतने पेशेंट अचानक बढ़ना? देखिए इसमें कोरोना में क्या है, यह जीवन मरण का प्रश्न है। इसमें कोई भी पक्ष रहे, कोई भी रहे, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है कि कुछ तो लोगों ने भी सहकार्य करना चाहिए। काफ़ी जगह पे ऐसा देखा है कि 100% नहीं, पर काफ़ी जगह देखा है, जैसे सब्जी बाज़ार इधर उधर लोग जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाया कि 50 के ऊपर लोग नहीं रहेंगे, वहाँ पर 500-500 लोग चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी एक अनुशासन होना चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है कि कुछ पॉलिटिकल लोग भी कहीं पर गलत है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मुद्दे पे आ रहा था मैं कि कई बार देखा गया राजनीति करने के चक्कर में अभी राष्ट्रवादी में प्रवेश करने में लाखों लोग बैठे थे अभी, तो ये भी तो गलत है ना, है ना? कोरोना के पेशेंट अगर बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेताओं ने भी इसको समझना चाहिए कि हम सभा ले रहे हैं तो वहाँ पर कितने लोग आना चाहिए। और आज एकदम से इतने पेशेंट बढ़ गए, यहाँ से आपके गृह मंत्री आज कोरोना के पेशेंट बन गए,
क्या लगता है ये नेताओं ने भी इसको समझना चाहिए नहीं, आगे? इसमें सभी पार्टी के नेताओं ने सहकार्य करना चाहिए। सिर्फ राजनीति करने के लिए जो जिस तरीके से चल रहा है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना, तो उसमें क्या है, जिसके परिवार की जान जाती है वो वापस नहीं आती है। अगर हम जो जवाबदार लोग हैं, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये बेचारे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे और उसका पाप तो फिर सब पे पूठेगा। या तो आज देखे तो महानगर पालिका पुलिस वाले जिस तरीके से पुलिस, आज कमिश्नर साहब ने आदेश दिए सभी को कि स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएंगी, लेकिन जब वो कार्रवाई को जाते हैं पुलिस वाले तो कुछ दुकानदारों पे कार्रवाई करने जाते हैं तो शटर डाउन करके ग्राहक को अंदर बिठाते हैं और काम करते हैं, और उनके ऊपर कुछ पुलिस कार्रवाई करने जाती है, फिर नेता लोग सामने आ जाते हैं, भैया ये हमारे दुकानदार है, हमारे पहचान के। अरे वहीं पर भी तो कहीं ना कहीं नेतागिरी, अपनी नेतागिरी दिखाते हैं और पुलिस वालों को और महानगर पालिका वालों को काम नहीं करने देते, रोकते उनको भी। देखिए क्या है, जो भी है ना, इसमें नियमानुसार कार्रवाई होना चाहिए और सिर्फ इतना थोड़ा होना चाहिए, जैसे दुकानदार लोग भी है, अब जैसे 7 बजे का बंद करने का समय है तो उसको 5, 10, 15 मिनट तक ऐसे ग्रेस देना चाहिए, कोई भी रहा। कभी कभी कैसा रहता है, दुकान बंद करते टाइम में 5-10 मिनट कैश गिनने में, या कभी कस्टमर रहता है तो उसको एकदम निकाल नहीं सकते हैं, तो वो थोड़ा रियलाइजेशन करना चाहिए। और अगर उसके पास जो जैसे एक दुकान में 5 से ज़्यादा कस्टमर है तो उन पर कार्रवाई करना चाहिए। और दुकानदार ही नहीं है, जो लॉन्स है, अभी लॉन्स खुले हुए, अगर लॉन वाले 50 से ज़्यादा अगर वहाँ पर लोग रहते हैं तो लॉन को कुछ 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए बंद कर लेना चाहिए। अगर कोई राजनीतिक पार्टी में अगर होता है जहाँ पर 50 के ऊपर लोग आते हैं समस्याएं लेके, तो वहाँ पे भी बैन लगना चाहिए, हर जगह लगना चाहिए। तो कर रही है पुलिस, तो अपने लॉन पे भी कार्रवाई कर रही है, होटलों पे भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन आम जनता इसको मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी एकदम लॉकडाउन लगा था, 6-7 महीने घर में रहे और अभी बाहर निकल रहे। अगर उनको एकदम से पाबंदी करना तो लोगों से भी हो नहीं, लेकिन लोग कैसा है रितेश जी, कैसा है आपको बताऊं, मैंने प्रशासन में काम किया हूं, ये बात बोलूंगा तो थोड़ी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कैसा है, लॉन्स वगैरह जैसे बंद करने के लिए अब ये बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो ये जो हमारे जो कुछ कर्मचारी अधिकारी रहते हैं वो भी बड़े कलाकार रहते हैं। अब उनको अगर किसी ने खुश कर दिया थोड़ा तो उसको छूट दे देते थे। जब तक अपन स्ट्रिक्ट नहीं लेंगे वो कदम पे, कोई भी रहे, क्योंकि यहाँ जीवन मरण का प्रश्न है। जिसके घर में मौत होती है, जैसे लास्ट टाइम में संदीप जोशी वो पद यात्रा निकालते थे, तुकाराम मुंडे को परेशान करते थे, तो कई लोग बेगुनाह लोग मारे गए। मैंने कोरोना के टाइम में कम से कम 1000 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करा होगा, जगह नहीं थी, कई लोगों को तो ऑक्सीजन नहीं मिली, बेचारों को ऑक्सीजन के कारण मर गए। रात को उनको पता नहीं मेरे को कौन से हॉस्पिटल में जाना है, कौन सी हॉस्पिटल में जगह वेंटिलेटर है कि नहीं, उसकी कुछ जानकारी नहीं थी। और जो तो समझ लो मैंने 1000 लोगों को एडमिट कराया, कई लोग तो जो मेरे संपर्क में आए, ऐसे पूरे नागपुर शहर में हजारों कार्यकर्ता है, कई लोग मर गए। चलिए ये तो कोरोना का विषय हो गया। मेरा कहना है अभी 2021 चालू है, 22 आ रहा है, फिर से मैं एक सवाल पूछूंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना मिलके नगर सेवक की लड़ाई लड़ेंगे या अलग अलग? हमारा जो कार्यकर्ताओं से जो हमारे पक्ष ने पूछा है, हमने अपने नेताओं को स्पष्ट बोल दिया है कि ये बार हम राष्ट्रवादी, हम अपने भरोसे पे चुनाव लड़ेंगे नागपुर शहर में और बड़े पैमाने पे हम नगर सेवक चुनकर लाएंगे। मैं फिर एक बार जो आपने बोले कि हम अपने भरोसे, इसका भुगतान तो मैंने इसके पहले भी देखा, क्योंकि उत्तर नागपुर का एक अभी के एरिया का मैं बताऊँ, उत्तर नागपुर में नितिन राउत ने अपने आमदार डॉक्टर नितिन राउत ने अपने कैंडिडेट खड़े करके ना खुद के चुन के आने दिए, ना आपके राष्ट्रवादी को। उसका परिणाम आपको सबको मालूम, आज सत्ता में बीजेपी बैठी है। फिर यही सिचुएशन फिर 2022 में देखने को मिलेगा। देखिए, एक बार अगर जनता ने मन बना दिया ना, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभी नाराजगी है लोगों में, जिस तरीके से उनकी तानाशाही बढ़ रही है, हिटलरशाही बढ़ रही है, अगर पूरे आपने देखा होगा अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता बह जाते हैं, नेताओं के सामने नहीं चलती है। जब जनता एक बार टिकट तो बीफॉर्म तो नेता ही देते हैं ना, उनके देने से कुछ नहीं होता है। पर जो भी है, एक बार लोगों ने सोच लिया कि हमको इसको चुन के देना है, तो जब मैं पहली बार चुन के आया था। चलो ये तो चुनाव का मुद्दा हो गया, अब 22 को समय है। अभी पेट्रोल भाव 100 रुपये हो गए, डीजल के भाव बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई है, फिर भी लोग पेट्रोल भरने के लिए जा ही रहे, क्योंकि उनको पता है हमारा
प्रेजेंटेशन रखने के लिए, हमारी बातें रखने के लिए आज कोई नेता नहीं है। कई लोगों से पूछे, बोले हमारे हम महंगाई हो रही है, बढ़ रही है, कैसा भी करके हमको तो पेट्रोल भरना ही है। बराबर। लेकिन कौन है नेता जो आज इन लोगों के लिए लड़े? आज महाराष्ट्र में सरकार रहने के बाद भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो दिन रात ग्राउंड लेवल पर आम जनता के लिए खड़े हैं। देखिए, पेट्रोल के लिए चिल्लाहट तो बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान भी है और मुद्दे उठ भी रहे हैं। मैंने जब भी आपको बताया कि वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। अभी भी मेरे को फ़ोन आई कि रिजर्व बैंक चौक पे हमारे पार्टी के लोग संविधान चौक पे आंदोलन कर रहे हैं पेट्रोल और गैस के बारे में। मेरा अभी फ़ोन आया वहाँ पर, वो हाथुक सेल करके हमारे यहाँ राष्ट्रवादी का। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, सभी पक्ष के लोग कर रहे हैं और लोग भी परेशान हो चुके हैं। लोग पर क्या है, अब सत्ता, वो बोलते हैं ना, सत्ता पुढे शानपंथी चालत नहीं, तो ये ऐसा हिसाब है। अब जब तक राज है, तानाशाही चल रही है, लोग सह रहे हैं। लोग एक दिन उठेंगे तो ये सत्ता के बाहर होंगे। आज खास मुलाकात में आज इतना ही। आगे और इसी विषय पे और इसी जैसे 2022 में इलेक्शन आने वाले, अभी हम महानगर पालिका के जो क्षेत्र है, जैसे कुछ प्रभाग है, अभी वार्ड होने वाले हैं। हम हर वार्ड में समस्या जो है लोगों की, वो भी हम खुलासा करेंगे। कौन से नगर सेवक ने काम किया, नहीं किया, हम महाराष्ट्र टीवी 24 के माध्यम से दिखाएंगे। नमस्कार।